जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 20 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। इसमें टोटल 3 क्लॉज है, वन बाय वन सभी को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 20 के क्लॉज 1 में क्या बोला गया है, इसको जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने क्या किया है, तो 2004 ईस्वी में कोई क्राइम किया है, ठीक है, और इस क्राइम की सजा जो है वो 2004 ईस्वी में क्या है, तो 20,000 रुपए जुर्माना। ध्यान से समझेंगे। हमारी न्यायपालिका बहुत ही स्लो है, इसलिए इनको सजा कब मिलता है, तो सजा इनको मिलता है 2010 ईस्वी में। इस दौरान एक बात क्या हो जाता है, तो 2008 ईस्वी में कानून में संशोधन होता है और जो इन्होंने क्राइम किया है उसके लिए सजा का प्रावधान क्या हो जाता है, तो 50,000 रुपए जुर्माना। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 2010 ईस्वी में इनको सजा सुनाया जाएगा तो इन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 20,000 रुपए का जुर्माना। तो इस व्यक्ति पर जो है वो 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस व्यक्ति ने क्या किया था, क्राइम किया था, उस समय उस क्राइम के लिए सजा क्या था, तो 20,000 रुपए था। ठीक है, यानी सजा किस हिसाब से मिलेगा, सजा इस हिसाब से मिलेगा कि जब किसी ने क्राइम किया है उस समय उस क्राइम के लिए किस सजा का प्रावधान था। ठीक है, अब इसमें एक और बात बोला गया है। क्या बात बोला गया है कि कोई भी कानून जो है उसको पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए अब सरकार ने क्या किया, तो 2015 ईस्वी में कोई कानून बनाया। ठीक है, 2015 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया तो सरकार ये नहीं कह सकता है कि हम क्या करेंगे, इसको 2001 से लेकर अभी तक जो भी मामले फंसे हुए हैं सभी पर लगा देंगे। नहीं, 2015 ईस्वी में आपने कानून बनाया है तो आप 2015 के आगे के दिनों पर ही इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, न कि इसको बैक डेट में जाकर लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि सिविल जो लॉज हैं उनको क्या किया जा सकता है, तो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को जरा अब हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सजा उस समय के कानून के तहत दिया जाएगा जिस समय अपराध किया गया हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या था कि किसी भी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर लागू नहीं कर सकते हैं, प्रभाव देकर लागू नहीं कर सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है आपका। एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन है सिविल लॉ। सिविल लॉ को जो है वो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे एक सवाल उठता है कि जो अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये किसकी शक्ति को जो है वो लिमिट करता है, ये किसके जो है हाथ को बांध रहा है। यहाँ पे तो कानून बनाने का अधिकार किसको है, कानून बनाने का अधिकार जाहिर सी बात है कि संसद को है। तो ये जो अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 है वो क्या कर रहा है, तो लेजिस्लेचर के पावर को यानी विधायिका के पावर को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। ये लेजिस्लेचर के पावर को सीमित कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर कोई यदि कानून बना भी देता है तो वो क्या कर सकता है, उसको पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं कर सकता है सिविल लॉज के अलावा। अब आते हैं अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 पर। इसमें क्या बोला गया है, इसको जरा समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राकेश है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम राकेश है, ठीक है। इसने क्या किया, तो इसने कोई क्राइम किया, ठीक है। क्राइम करने के बाद उस क्राइम के लिए इसको 5 साल की जेल हुई। ये 5 साल का जेल काट कर क्या होता है, तो जेल से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इस राकेश को सेम क्राइम के लिए जो है वो दोबारा क्या हो सकता है, तो सजा नहीं हो सकता है। अगर ये राकेश कोई दूसरा मान लीजिए क्राइम कर दे, कोई दूसरा क्राइम कर दे, तो इसके लिए फिर से इसको सजा मिल जाएगा। लेकिन ये क्राइम जिसके लिए ऑलरेडी ये 5 साल का जेल काट चुका है, इसी क्राइम के लिए इसको दोबारा जो है वो सजा नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, स्टेटमेंट देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को सेम अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे जो दंड देने का अधिकार है वो किसका है, न्यायपालिका का है। तो यहां पे किसके हाथ को बांधा गया अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के तहत, तो यहां पे न्यायपालिका के शक्तियों को सीमित किया गया है। ये न्यायपालिका के शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2। अब हम लोग आते हैं कहां, तो अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 पर। इसमें क्या बोला गया है कि यदि कोई पर्सन अपराध किया है, कोई व्यक्ति क्या किया है, अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को जो है अपना अपराध स्वीकार करने के लिए या अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग जनरली जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, तो पुलिस स्टेशन में जो है वो कुटाई होता है। क्यों कुटाई होता है, ताकि कोई अपराधी क्या करे, अपने अपराध को मान ले। लेकिन वो अपराधी जो है उसको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के तहत, जिसके तहत जो है उसको क्या किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो वो अपराधी जो है वो चाहे तो न्यायालय जा सकता है इस बात का कंप्लेन करने की देखिए भाई हमको जो है जबरदस्ती मेरा अपराध कबूल करवाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो खुद अपराधी है, तो वो क्या न्यायालय जाएगा, वो नहीं ही जाएगा, जान रहा है कि वहां भी जाएंगे तो दिक्कत ही है। तो लास्टली वो जो है अपना कुटाई झेलने के बाद एक्सेप्ट कर लेगा अपराध, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को खुद के अपराध को स्वीकार करने के लिए या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है, तो बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहां पे एक बात और नोट करने वाली है कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी जो है वो पुलिस स्टेशन में क्या करता है, पुलिस के सामने कोई चीज एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन वो कोर्ट में क्या करता है, कोर्ट में जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उस गवाही का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो अगर वो अपने अपराध को कोर्ट में एक्सेप्ट करता है तभी उसको जो है वैध माना जाएगा, नहीं तो उस चीज को वैध नहीं माना जाएगा। नोट क्या करना है यहाँ पे, तो नोट ये यहां पे करना है कि पुलिस के सामने
पुलिस स्टेशन में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में तभी वैलिड माना जाएगा जब एक्यूज्ड उसे कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन कोर्ट में जाके एक्सेप्ट नहीं किया तो उस गवाही को जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें जो आपका अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 है, 20 क्लॉज 2 है और 20 क्लॉज 1 है, इसके लिए आपको एक एक जो है टर्म दिया हुआ है इंग्लिश में, इसको जरा आप लोग देख लेंगे। अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के लिए क्या टर्म है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मीनिंग वही सेम हुआ कि किसी को खुद के लिए खुद का जो अपराध है उसको एक्सेप्ट करने के लिए या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये इंग्लिश में टर्म यूज किया हुआ है, किसी एग्जाम में आए तो इसका जवाब आप लोग दे सकें। अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? तो नो डबल जियो पार्टी। इसका भी मतलब वही है जो कि अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में मैंने आपको समझाया है। और अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? तो इसके लिए टर्म है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, और इसका भी मतलब वही है जो मैंने आपको अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं पर समाप्त होती है। कल के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे जो कि एक लंबा चौड़ा अनुच्छेद है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।